शासन प्रणाली में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को नाम मात्र के प्रमुख की भूमिका प्रदान की गई है, जिसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। और उस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व या उस मंत्रिपरिषद का मुखिया या उस मंत्रिपरिषद का प्रधान या उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख की भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो वह पद कौन सा माना जाता है? प्रधानमंत्री माना जाता है। इसीलिए हम भारतीय राष्ट्रपति के लिए अनेक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे रबड़ का स्टाम्प कहा जाए तो राष्ट्रपति, कार्यपालिका प्रमुख कहा जाए तो राष्ट्रपति, संसदीय शासन का मुखिया हेड ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहा जाए तो राष्ट्रपति, गणराज्य का प्रमुख हेड ऑफ रिपब्लिक कहा जाए तो राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाए तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर कहा जाए तो राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक फर्स्ट सिटीजन की संज्ञा कहा जाए तो राष्ट्रपति, हेड ऑफ नेशन राष्ट्र का प्रमुख किसे माना जाता है तो राष्ट्रपति को। तो इस सारे शब्दों का प्रयोग भारत में हम कौन से पद विशेष के लिए करते हैं तो वो पद कौन सा माना जाता है? राष्ट्रपति। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्र का प्रमुख कौन है या शासन का प्रमुख कौन है, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि भारत में किसकी भूमिका किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि भारत में कहाँ के समान? तो ब्रिटेन। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का, ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है, परंतु ब्रिटेन में संसदीय शासन के मुखिया अर्थात ब्रिटिश ताज का चयन, ताज क्राउन, ब्रिटिश ताज का चयन वंशानुगत आधार पर, ब्रिटिश ताज का चयन वंशानुगत आधार पर किया जाता है, वंशानुगत आधार पर किया जाता है, परंतु भारत में संसदीय पार्लियामेंट्री, भारत में संसदीय शासन के साथ साथ गणराज्य रिपब्लिक, गणराज्य को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का चयन वंशानुगत आधार पर नहीं करके जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो पहला अंतर जो हमें क्या होना चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। लेकिन भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में थोड़ी सी विभिन्नता है। वहाँ पर संसदीय प्रणाली के प्रमुख अर्थात ब्रिटिश ताज या क्राउन का चयन वंशानुगत आधार पर होता है, जबकि भारत में संसदीय शासन का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत आधार पर नहीं चुना जाता है, बल्कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा परोक्ष इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहीं पर हम कह सकते हैं
संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में समस्त शासन सत्ता को संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में समस्त शासन सत्ता को दो भागों में समस्त शासन सत्ता को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन से दो भाग? एक नाम मात्र जिसे हम नॉमिनल की संज्ञा देते हैं, दूसरा वास्तविक जिसे हम रियल की संज्ञा देते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में समस्त शासन सत्ता को हमने दो भागों में बांट दिया। एक कहा जाए तो नाम मात्र, दूसरा कहा जाए तो वास्तविक। यहीं पर हम कह सकते हैं नाम मात्र का प्रमुख नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब कई बार सीधे सीधे कथन कारण का क्वेश्चन पूछा जाता है या चार विकल्प देकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग निम्न में से कौन करता है। विकल्प दिया जाए प्रधानमंत्री करेगा, मंत्रिपरिषद करेगी, मंत्रिमंडल करेगा, संसद करेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा ध्यान देना है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। बोलचाल की भाषा में हम भले ही प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जैसे ही जब संविधान में प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर हमेशा हमारा आंसर होगा मंत्रिपरिषद। आगे हम देखेंगे क्या है मंत्रिपरिषद, क्या है मंत्रिमंडल, क्या दोनों मंत्र है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? मंत्रिपरिषद के द्वारा। और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख, उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री नहीं करता, बल्कि किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सारे शामिल होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को जो भूमिका दी गई है वो हम देख रहे हैं केवल कैसे दी गई है? नाम मात्र के प्रमुख की। इसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद करेगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख या अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करता है वह पदाधिकारी कौन माना जाता है? तो प्रधानमंत्री। यहीं पर हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ शब्द जो राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नाम मात्र का प्रमुख, नॉमिनल हेड कहा जाए भारत में कौन है केंद्र में? तो राष्ट्रपति। संवैधानिक अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की भूमिका कौन निभाता है? चार विकल्पों का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ नेशन की भूमिका कौन निभाता है? फिर से चार विकल्पों का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति।
कार्यपालिका का प्रमुख, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव की संज्ञा किसे दी जाती है? 4 विकल्पों का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। औपचारिक प्रमुख, फॉर्मल हेड की भूमिका भारत में किसके द्वारा निभाई जाती है? तो औपचारिक प्रमुख भारत में कौन होता है? तो राष्ट्रपति। यहीं पर हम कहें संसदीय शासन का मुखिया, हेड ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन के मुखिया के तौर पर भारत में कौन काम करता है केंद्र में? फिर से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इसी तरीके से गणराज्य का प्रमुख, हेड ऑफ रिपब्लिक की भूमिका भारत में कौन निभाता है? तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर की भूमिका भारत में किसके द्वारा निभाई जाती है? तो वह पदाधिकारी भी कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन की संज्ञा भारत में किसे दी जाती है? तो राष्ट्रपति को। रबड़ का स्टाम्प या मोहर की भूमिका किसे दी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो ये जितने भी शब्द हैं, इन सारे शब्दों का प्रयोग भारत में कौन से पद विशेष के लिए किया जा रहा है? तो वो पद कौन सा माना जाता है? राष्ट्रपति। कई बार इनमें से किसी एक शब्द को लेकर कुछ विकल्प दे दिए जाते हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ये जितने भी शब्द हैं उन सब का प्रयोग भारत में जिस पद विशेष के लिए किया गया है वो पद कौन सा है? राष्ट्रपति। अब इस राष्ट्रपति को हम अनुच्छेदों के माध्यम से ले लेते हैं। तो पीछे हमने लिखा है कि संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव संविधान में कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित है? तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब हुआ कि हमें आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक हर अनुच्छेद में ज्ञात होना चाहिए कि संघीय कार्यपालिका के विभिन्न पदों को लेकर क्या क्या संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो हम सब अनुच्छेदों के माध्यम से, संवैधानिक भाषा के माध्यम से सबसे पहले पद को लेंगे कि राष्ट्रपति को लेकर भारतीय संविधान में किस किस तरीके के उपबंधित किए गए हैं। तो कहाँ से शुरुआत होगी? आर्टिकल 52 से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। राष्ट्रपति को लेकर जो पहला अनुच्छेद हमारे पाठ्यक्रम में है वो है आर्टिकल 52। और जैसा कि इस आर्टिकल को हमने इंपॉर्टेंट किया, इसका मतलब हुआ कि हमें ये आर्टिकल भी ज्ञात होना चाहिए और साथ के साथ इस आर्टिकल के निहित प्रावधान की भी हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण है आर्टिकल? तो इसी आर्टिकल में दोस्तों सीधे सीधे संघीय कार्यपालिका के सर्वोच्च पद और सर्वोच्च पद कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कर दिया गया है। क्या किया गया है? तो यहाँ पर कहा गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट इन इंडिया, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला सिंपल सा सवाल कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है या गैर संवैधानिक? निश्चित तौर पर संवैधानिक है। कहाँ पर संविधान में राष्ट्रपति के पद का उपबंध किया गया? तो वो आर्टिकल कौन सा है? 52। यह आर्टिकल 52 का संबंध किससे है? तो सीधे सीधे किससे है? तो राष्ट्रपति से। इस आर्टिकल की कुछ महत्ता की बात करें तो आर्टिकल 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। सबसे छोटा अनुच्छेद कहा जाए तो 52 है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अनुच्छेद है। छोटा लेकिन प्रभावशाली। क्यों? क्योंकि देश के सर्वोच्च पद का प्रावधान कहाँ पर किया गया? तो आर्टिकल 52 में। अब यहीं पर एक और अच्छा सवाल आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर देश के सर्वोच्च पद के लिए हम राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्रेसिडेंट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन रख लिया जाए कि भारत में देश के सर्वोच्च पद के लिए राष्ट्रपति शब्द की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें संविधान सभा की डिबेट का परीक्षण करना होगा कि संविधान सभा में अनुशंसा किसके द्वारा की गई। क्योंकि जहां एक तरफ केटी शाह जैसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के लिए राज्य के प्रमुख शब्द की बात कर रहे थे, लेकिन सर्वोच्च पद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? राष्ट्रपति। क्या आप में से कोई आंसर देगा कि भारत में राष्ट्रपति की नामकरण की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? तो ध्यान दें दोस्तों, वहाँ पर हमें जिस व्यक्ति का नाम लेना है, मान लीजिए 4 व्यक्ति आपको संविधान सभा के सदस्यों के रूप में विकल्प के रूप में दिए जाएं, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्सियत है जिन्होंने भारत में राष्ट्रपति के नाम की अनुशंसा की थी। तो देश के सर्वोच्च पद के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो वो व्यक्ति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट इन इंडिया। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन सा आर्टिकल निकल कर आ रहा है? 52। यहीं पर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा परंतु महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा परंतु सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। छोटा है लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि किस पद की बात की जा रही है? तो राष्ट्रपति की। यहीं पर हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संविधान सभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम की अनुशंसा की गई। तो किसके रिकमेंडेशन पर देश के सर्वोच्च पद के लिए राष्ट्रपति के नाम की बात की गई? तो वो व्यक्ति कौन हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कई बार अगर लीक से हटकर क्वेश्चन है तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तथ्यों को भी हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी। तो सबसे पहला आर्टिकल जहाँ से संघीय कार्यपालिका की हम देख रहे हैं शुरुआत हो रही है, वहाँ पर कौन सा आर्टिकल, कौन से पद की बात की गई है? तो वो पद कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लेकर अगले आर्टिकल की बात करें, अगला आर्टिकल है 53। क्या इसमें? तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर का प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी। कई बार सीधे तौर पर 4 विकल्पों के माध्यम से आपसे क्वेश्चन रखा जाता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, और कुछ विकल्प हमें दे दिए जाते हैं। संसद में निहित है, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, जनता में निहित है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या आंसर होगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति में निहित है। कैसे? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में ही इस बात का उपबंध किया गया है कि ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, अर्थात संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं भी कर सकता है, खुद कर सकता है, अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो भारतीय संविधान ने आर्टिकल 53 में समस्त संघ की कार्यपालिका शक्ति जिस पद विशेष को प्रदान की है, वो पद कौन सा माना जाता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अर्थात खुद
वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से सबऑर्डिनेट के माध्यम से करेगा। ऐसा प्रावधान राष्ट्रपति को लेकर हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वह आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 53। सीधे सीधे कार्यपालिका शक्ति जिस पद विशेष को प्रदान की गई है वो पद कौन सा निकल कर आ रहा है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद को लेकर अगले अनुच्छेद की बात करें, अगला आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 54। और आर्टिकल 54 को हमने इंपॉर्टेंट टिक किया। इसका मतलब हुआ दोस्तों हमें आर्टिकल भी ज्ञात होना चाहिए और साथ के साथ इसमें निहित प्रावधान की भी जानकारी होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर एक तरफ कुछ अनुच्छेद लिखता है, दूसरी तरफ कुछ प्रावधान देता है और फिर आपसे कहा जाता है कि इसे क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित हम तभी कर पाएंगे जब हमें सारे अनुच्छेदों में निहित प्रावधानों की जानकारी हो कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। बात की जाए आर्टिकल 54 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात कौन सा आर्टिकल में की गई है, तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 54। अब चूँकि देश के सर्वोच्च पद के चुनाव की बात है, इसमें बहुत सारी बारीकियाँ हैं, हमें हर बारीकी का सूक्ष्मता से क्या करना होगा, परीक्षण करना होगा। तो पहले हम हर बारीकी को समझते हैं, उसके बाद हम इसे राइट डाउन करेंगे। पहली बात, सीधा क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल में राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, तो वह आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 54। आपसे कहा जाए कि क्या भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो हमें ज्ञात है कि जनता प्रत्यक्ष तो नहीं करती है। भारत में क्या आम जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करती है, आंसर होगा नहीं। भारत में तो राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा कैसे किया जाता है, परोक्ष किया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, सीधे नहीं किया जाता। तो यहीं पर एक सवाल रख दिया जाए कि संविधान सभा का वह सदस्य जिसने यह सिफारिश की कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा सीधे किया जाए, प्रत्यक्ष तौर पर किया जाए, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, किसकी अनुशंसा है। अब आपको कुछ विकल्प दे दिए जाए तो ऐसी स्थिति में हमें ज्ञात होना चाहिए कि के टी शाह याद कीजिए, हमने पीछे भी नाम सुना है, जिन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। के.टी. शाह वो शख्सियत है जिन्होंने संविधान सभा में इस बात की अनुशंसा की थी कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भारतीय जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष या सीधे डायरेक्टली किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं स्वीकार किया गया, तो एक तो भारत इतना बड़ा देश है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से तत्कालीन समय में प्रत्यक्ष चुना जाना चुनाव ना तो संभव था और ना ही व्यावहारिक था। अगर राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे करती तो एक तो चुनाव कराने में दिक्कत आती, दूसरा ये संसदीय शासन प्रणाली से मेल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे देखा है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका प्रमुख को नाम मात्र की भूमिका दी जाती है। अगर राष्ट्रपति का जनता सीधे चुनाव करती तो ऐसी स्थिति में ये तो वास्तविक प्रमुख बनने का क्या करता, प्रयास करता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संवैधानिक टकराव की क्या बन जाती, संभावना बन जाती। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो के.टी. शाह ने कहा था, के.टी. शाह ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुनाव करो, उसे सीधे क्या कर दिया, खारिज कर दिया और कहा कि चुनाव कैसे होगा, परोक्ष रूप से होगा। अब परोक्ष किसके माध्यम से होगा, तो यहीं पर कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा, इलेक्टोरल कलीग के माध्यम से किया जाएगा। चुनाव किसके माध्यम से होगा, निर्वाचक मंडल के माध्यम से। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर बारीकी आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन को कहीं से जोड़ सकता है, कहीं से क्वेश्चन को काट सकता है। चुनाव होगा परोक्ष। के.टी. शाह ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, लेकिन नहीं माना गया। किसके माध्यम से होगा, निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। ये निर्वाचक मंडल का प्रावधान हमने कहाँ से लिया, तो यहीं पर अगर हम एक देश की बात कर लें
तो वो देश हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने कौन सा प्रावधान लिया? निर्वाचक मंडल का, कि जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। अब यहीं पर फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन सहभागिता नहीं करते हैं, या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भागीदार नहीं होता है? तो नहीं का आंसर हम कब दे पाएंगे? तभी दे पाएंगे दोस्तों जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि इस निर्वाचक मंडल में किसके किसके द्वारा भागीदारी की जाती है, या इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो कौन शामिल होता है? तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने वालों की, तो इसमें सबसे पहले जो शामिल होते हैं वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें स्थान प्रदान नहीं किया गया है। अगर हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं तो आंसर गलत है, क्योंकि लोकसभा में अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो उसे तो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी का अधिकार प्राप्त ही नहीं है। तो सबसे पहले कौन शामिल है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके पश्चात इसमें कौन शामिल है? दूसरा जो इसमें शामिल है वो है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब हुआ कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है, या जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, जैसा कि हमें पता है कि 12 सदस्य होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी का अधिकार प्राप्त नहीं किया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? तो हमें ज्ञात है कि उनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब जिसका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लें, तो ऐसी स्थिति में ये परिस्थिति व्यवहारिक नहीं है। तो इसीलिए लोकसभा के केवल और केवल कौन से सदस्य भागीदार हैं? निर्वाचित। राज्यसभा के केवल और केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित। राज्य विधानसभाओं के केवल और केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित। इसका मतलब हुआ कि विधानसभा में यदि कोई मनोनीत सदस्य है या विधान परिषदों के सदस्य हैं, आज भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। वहाँ की विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है विधान परिषद के सदस्यों को? तो चूंकि हर राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, केवल कुछ ही राज्य में। अगर विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के सदस्यों के मत मूल्य में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो हर राज्य में विधान परिषद अनिवार्य नहीं होने के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया है। तथा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी। दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के केवल और केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्यों को किस रूप में निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो राज्य के रूप में शामिल किया गया है। अब दोस्तों यहीं से फिर 2-3 बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। क्या? पहला सवाल, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल कितने के द्वारा सहभागिता की जा रही है? एक दिल्ली के द्वारा, दूसरा पुडुचेरी के द्वारा। ये दोनों राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए हैं वो किस रूप में शामिल किए गए? तो जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो ये कि दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थान प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली तथा पुडुचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भागीदारी करते हैं, कथन असत्य हो जाएगा। इन्हें जो स्थान दिया गया वो राज्य के रूप में दिया गया है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। एक तो हमें ये बात ध्यान देनी है। दूसरा सवाल, हम कह रहे हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी राज्य के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। क्या दिल्ली और पुडुचेरी को मूल संविधान में ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? आंसर होगा नहीं, लेकिन आज तो शामिल है। तो इसका मतलब हुआ कि इन्हें संविधान में क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। और जैसा कि हमें विदित है कि संविधान में कोई भी प्रावधान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जोड़ना है, घटाना है, कैसे जुड़ेगा घटेगा? संशोधन के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से। तो इसका मतलब हुआ कि दिल्ली और पुडुचेरी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 4 संशोधन देकर कहा जाए कि किस संवैधानिक संशोधन से, तो वहीं पर हम कह सकते हैं कि 70वें संशोधन अधिनियम 1992 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य के रूप में शामिल किया गया है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में।
तो हमें ये विशेष ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेता। मनमाता दिल्ली, पुडुचेरी तो ये राज्य के रूप में भागीदारी करते हैं, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य के रूप में था तो बाकायदा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता था, लेकिन आपको ज्ञात है कि 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया है और उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाकायदा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभक्त कर दिया गया है। अब जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो दो विकल्प है। क्या? या तो जम्मू एंड कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिल जाए केंद्र शासित प्रदेश से, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो जम्मू कश्मीर के सदस्य पहले भी भाग लेते थे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, अभी भाग लेंगे। लेकिन जब भी अगर अगला राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और तब तक अगर ये केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में ही बने हुए हैं और अगर उन्हें वापस से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करना है तो इसके लिए फिर हमें संविधान में क्या करना होगा? संशोधन। और संशोधन के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के बाकायदा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस रूप में शामिल करेंगे? तो राज्य के रूप में। तो चूंकि अभी राष्ट्रपति का चुनाव है नहीं, अभी आर्टिकल 370 समाप्त किया गया है, तो दूसरी परिस्थितियों पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो या तो उसे एज यूजुअल वापस राज्य का दर्जा दे दिया जाए, या अगर केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है तो हमें एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उन्हें बाकायदा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या करना होगा? शामिल करना होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हर स्तर पर केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही भागीदारी की जा रही है। मनोनीत सदस्य हुए, विधान परिषद के सदस्य हुए, उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कहीं भी स्थान प्रदान नहीं किया जा रहा है। हर स्तर पर केवल और केवल कौन से सदस्य भाग ले रहे हैं? तो निर्वाचित। तो इस तरीके से जब हमें ये सारी बातें ज्ञात होती है तब कहीं जाकर हम आर्टिकल 54 के किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। अब इसे हम लिख लेते हैं। 54 में सारे कीवर्ड आपके पास उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है तथा उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कॉमा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कॉमा राज्यों की विधानसभाओं के लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तथा पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
राज्य के रूप में निर्वाचित सदस्य राज्य के रूप में शामिल होते हैं। इन्हें किस रूप में शामिल किया गया है? राज्य के रूप में। तो बात की जाए कि बाकी राज्यों की विधानसभाओं को क्यों नहीं शामिल किया गया, तो हमें ज्ञात है कि बाकी राज्यों की विधानसभाओं में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर विधानसभा विद्यमान ही नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी में, अगर जम्मू कश्मीर को कुछ समय के लिए छोड़ दें, तो दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है? विधानसभा है, और उन्हें भी बाकायदा किस रूप में शामिल किया गया है? राज्य के रूप में। यहीं पर हम कह सकते हैं 70वें, ये अमेंडमेंट भी हमें ज्ञात होना चाहिए, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी को राज्य के रूप में शामिल किया गया। इन दोनों को स्थान दिया गया है निर्वाचक मंडल में, लेकिन निर्वाचक मंडल में जो स्थान दिया गया है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं, बल्कि किस रूप में स्थान प्रदान किया गया? राज्य के रूप में। किस संवैधानिक संशोधन से दिल्ली और पुडुचेरी को स्थान दिया गया था? वो संशोधन कौन सा है? 70वां। यहीं पर हम कह सकते हैं कि मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते, दूसरा राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते। कहा जाए कि क्यों मनोनीत सदस्य या विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान नहीं दिया गया? तो मनोनीत सदस्यों को तो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि लोकसभा हुआ, यहाँ पर मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा हुआ, मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। अब जिसके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाए वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग ले, ये व्यवहारिक नहीं था। दूसरा, विधानसभा में मनोनीत सदस्यों को भी भागीदारी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में यह भी व्यवहारिक नहीं है कि जिसे राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है उसके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करे? सहभागिता करे। तो इसीलिए मनोनीत सदस्य हुआ, राज्य विधान परिषद के सदस्य हुए, इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कहीं भी स्थान प्रदान नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। इस चीज़ को भी हमें क्या देखना है? ध्यान रखना है। थोड़ा सा संविधान सभा से जोड़ लें हम, तो हम कह सकते हैं कि कुछ तथ्यों की बात। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचक मंडल का प्रावधान, इलेक्टोरल कलीग। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचक मंडल का प्रावधान आयरलैंड से, 4 देश देखकर कहा जाए कहाँ से, तो आयरलैंड से
ग्रहण किया गया है। तो चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, इलेक्टोरल कलीग के माध्यम से होगा। ये प्रावधान भारत ने कहाँ से ग्रहण किया है? तो आयरलैंड से। यहीं पर हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा में के.टी. शाह के द्वारा वयस्क मताधिकार, हमें पता है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, बिना किसी भेदभाव के। के.टी. शाह के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की अनुशंसा की गई थी, परंतु इसे व्यावहारिक नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। कैसे व्यावहारिक नहीं था? तो के.टी. शाह ने कहा कि भाई जनता के द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए, लेकिन व्यवहारिक इसलिए नहीं था क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा देश, क्या उस समय संभव था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुनाव कराया जाए? ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी। सांप्रदायिकता अपने जोरों पर थी। हमारी संस्थाएं इतनी ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ नहीं थी। हमारे पास सुरक्षा इकाइयाँ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। दूसरा सबसे मेजर कारण जिसके कारण हमने प्रत्यक्ष नहीं अपनाया कि भाई भारत में तो हमने जिस शासन प्रणाली का अनुसरण किया है वो तो ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली है। हमने अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को तो अपनाया नहीं। और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो केवल और केवल नाम मात्र के प्रमुख की होती है, नॉमिनल हेड की होती है, रबड़ की स्टाम्प की होती है, वास्तविक प्रमुख की नहीं होती। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर हमने राष्ट्रपति का चुनाव जनता से सीधे या प्रत्यक्ष करवा दिया तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख नहीं रहेगा। जब वो जनता के द्वारा सीधे चुनकर आएगा तो निश्चित तौर पर वो अपनी शक्तियों का वास्तविक तौर पर क्या करना चाहेगा? प्रयोग करना चाहेगा। वो वास्तविक प्रमुख की भूमिका निभाना चाहेगा। और अगर राष्ट्रपति के द्वारा वास्तविक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन किया गया तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या हो जाएगा? संवैधानिक टकराव की संभावना बन जाएगी, जो कि संसदीय शासन प्रणाली के अनुकूल नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माता संवैधानिक टकराव के बजाय सहयोग पर बल देते हैं। हमारे संविधान निर्माता संघर्ष के बजाय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर ज़्यादा बल देते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा सीधे या प्रत्यक्ष नहीं बल्कि कैसे होना चाहिए? अप्रत्यक्ष होना चाहिए, परोक्ष रूप से होना चाहिए। तो एक सदस्य का हमें नाम भी ध्यान रखना है जिन्होंने प्रत्यक्ष की अनुशंसा की थी, और वो सदस्य कौन माने जाते हैं? तो के.टी. शाह। तो इस तरीके से आर्टिकल 54 पर ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी शब्दावली हमें ज्ञात होनी चाहिए। अब जो विशेष ध्यान देना है, क्या कुछ शब्द या कुछ सवाल हम ले लें। चुनाव की बात किस आर्टिकल में की गई है? 54। या 54 का संबंध किससे है? चुनाव से। चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। किसने प्रत्यक्ष की सिफारिश की थी? एक व्यक्ति जिसका नाम है के.टी. शाह। स्वीकार नहीं किया गया। चुनाव कैसे होगा? परोक्ष। किसके माध्यम से होगा? तो निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, इलेक्टोरल कलीग के माध्यम से होगा। ठीक है। निर्वाचक मंडल की बात हमने कहाँ से ग्रहण की? 4 देश दिया जाए तो वहाँ पर आंसर क्या देंगे? आयरलैंड। कौन शामिल होगा निर्वाचक मंडल में? तो हर स्तर पर केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कौन से स्तर पर? तो लोकसभा में केवल निर्वाचित सदस्य। अब जैसे पहले 104वें संशोधन से आपको ज्ञात है कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय वर्ग या एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, उस प्रतिनिधित्व का विस्तार नहीं किया गया, केवल SC और ST का किया गया। तो जो आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रावधान था वो क्या हो चुका है? निश्चित हो चुका है। लेकिन मान लीजिए कल को वापस से किसी का मनोनयन करना है, कुछ चेंजेस किया जाए, कोई परिवर्तन किया जाए, तो अगर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं करेगा। केवल और केवल लोकसभा के कौन से सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित।
राज्यसभा में कौन से सदस्यों के द्वारा भागीदारी की जाएगी? निर्वाचित। इसका मतलब हुआ कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उन 12 सदस्यों को सहभागिता का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं करेगा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, आज की स्थिति में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 हो गए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर, लेकिन जैसे ही दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज किया गया तो वापस से एक संख्या क्या हो गई? घट गई, और घटकर अब कितनी हो गई है? 8। 8 में से आज की स्थिति की बात करूं तो केवल 2, कौन से? एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किस रूप में? क्या वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? नहीं। उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस रूप में शामिल किया गया है? तो वो रूप कौन सा हो जाएगा? राज्य के रूप में। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि राज्य के रूप में वो चुनाव में क्या कर रहे हैं? भागीदारी। तो कहीं भी केंद्र शासित प्रदेशों को भागीदारी का अधिकार नहीं है। दिल्ली और पुडुचेरी है, लेकिन उन्हें भी राज्य के रूप में निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। और इसे भी हमने देखा कि मूल संविधान में, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान नहीं दिया गया था, बल्कि 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बकायदा राज्य के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो कई बार यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार आपसे कथन कारण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन कारण में कई बार सवाल पूछा गया है कि दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भागीदारी दी गई है। हम जल्दबाजी में सोचते हैं कि हाँ आंसर तो ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 2 ही केंद्र शासित प्रदेश तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन एग्जामिनर का फोकस किस पर है कि दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र के रूप में भाग लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत। संघ शासित क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि राज्य के रूप में भागीदारी करते हैं। तो ये सारी बारीकियां हमें राष्ट्रपति के पद को लेकर क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी की क्लास का आपका समय हो गया। अगली क्लास में हम सब राष्ट्रपति पर कुछ और अनुच्छेद, आर्टिकल 55 जिसमें इसकी प्रक्रिया है, कार्यकाल है, योग्यता है, त्यागपत्र है, पद से हटाना है, इन सारे प्रावधानों को अनुच्छेदों के माध्यम से परीक्षण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।